CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। पृष्ठ 13। अध्याय 2 रेखाएं और कोण। इस अध्याय में हम ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। इनमें बिंदु, रेखाएं, किरणें, रेखाखंड और कोण सम्मिलित हैं। ये विचार समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं और ज्यामिति के अधिक उन्नत विषयों जैसे विभिन्न आकृतियों की रचनाओं और उनके विश्लेषण को समझने में सहायक होंगे। 2.1 बिंदु। कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक बिंदु यानी डॉट अंकित कीजिए। सिरा जितना नुकीला होगा, बिंदु उतना ही सूक्ष्म होगा। ये सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा से अवगत कराएगा। एक बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करता है, लेकिन इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। एक बिंदु के कुछ प्रतिरूप यानी मॉडल यहां दिए गए हैं। यहां एक चित्र में प्रकार की नोक, पेंसिल का नुकीला सिरा और एक सुई का नुकीला सिरा दिया गया है। यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको उनमें अंतर बताने की आवश्यकता होगी। इसके लिए तीनों बिंदुओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर जैसे Z, P और T से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ ये 3 बिंदु एक चित्र में दिए गए हैं। पृष्ठ 14 है। इन बिंदुओं को बिंदु Z, बिंदु P और बिंदु T पढ़ा जाता है। निस्संदेह ये बिंदु सटीक स्थान निर्धारित करते हैं और इन्हें अदृश्य रूप से बहुत ही छोटा होने की कल्पना करनी चाहिए। 2.2 रेखाखंड। कागज के एक टुकड़े को मोड़िए और फिर उसे खोल लीजिए। क्या आपको कागज पर कोई मोड़ यानी क्रीज का निशान दिखाई देता है? इस मोड़ से एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट की अवधारणा का आभास होता है। इसके 2 अंत्य बिंदु यानी एंड पॉइंट्स A और B हैं। ये पृष्ठ के दाहिनी ओर एक चित्र में दिए गए हैं। एक कागज पर 2 बिंदु A और B अंकित कीजिए। इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव मार्गों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। आकृति 2.1 में ये दिया गया है। A से B तक का सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? A और B को जोड़ने वाला ये सबसे छोटा मार्ग, जिसमें बिंदु A और B भी सम्मिलित हैं, रेखाखंड कहलाता है। इसे AB के ऊपर एक छोटा सा रेखाखंड या BA के ऊपर एक छोटा रेखाखंड लगाकर व्यक्त किया जाता है। बिंदु A और B इस रेखाखंड AB के अंत्य बिंदु हैं। आकृति 2.1 में बिंदु A और B को जोड़ने के कई मार्ग दिए गए हैं। 2.3 रेखा। कल्पना कीजिए कि A से B तक के रेखाखंड अर्थात AB को A से आगे एक दिशा में और B से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित किया गया है। आकृति 2.2 में यह दिया गया है। यह रेखा का एक प्रतिरूप है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक पूरी रेखा की आकृति बना सकते हैं? नहीं। क्यों? 2 बिंदुओं A तथा B से होकर जाने वाली रेखा को AB, जिसके ऊपर दोनों तरफ जाने वाली किरणों का एक चिन्ह है, इससे दर्शाते हैं। ये दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। कभी कभी एक रेखा को L या M जैसे अक्षरों से भी व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए कि कोई भी 2 बिंदु एक अद्वितीय रेखा निर्धारित करते हैं जो उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है। पृष्ठ 15 है। 2.4 किरण। किरण रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे किरण का प्रारंभिक बिंदु या आदि बिंदु कहते हैं। किरण एक ही दिशा में
बिना किसी अंत के विस्तारित होती है। किरण के कुछ प्रतिरूप यहां दिए गए हैं। 3 अलग अलग चित्र यहां दिए गए हैं। एक लाइट हाउस से निकली प्रकाश की किरणें, टॉर्च से निकली प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें। किरण की दी हुई आकृति यानी आकृति 2.3 पर ध्यान दीजिए। इस किरण पर 2 बिंदु अंकित हैं। बिंदु 1 प्रारंभिक बिंदु है और दूसरा बिंदु P किरण पर स्थित है। तब हम इस किरण को AP, जिसके ऊपर P की ओर जाने वाली किरण का एक चिन्ह है, इससे व्यक्त करते हैं। आइए पता लगाएं। 1. रेहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। वो उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है? शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए। वो उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है? क्या आप रेहान और शीतल को उनके उत्तर ज्ञात करने में मदद कर सकते हैं? पृष्ठ 16। 2. यहां आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित हैं? कौन से बिंदु किन्हीं 2 रेखाखंडों पर स्थित हैं? चित्र में L, M, P, Q, R से ये रेखाखंड बनाए गए हैं। 3. आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? आकृति 2.5 में T से होकर A तक और N से होकर B से होते हुए गुजरने वाली एक रेखा दी गई है। 4. एक कच्ची यानी रफ आकृति बनाइए और यहां दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। A. OP और OQ बिंदु O पर मिलते हैं। B. XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। C. रेखा 1 पर बिंदु E और F स्थित हैं, पर बिंदु D स्थित नहीं है। D. बिंदु P AB पर स्थित है। 5. आकृति 2.6 में इन सब के नाम बताइए। A. 5 बिंदु, B. एक रेखा, C. 4 किरणें, D. 5 रेखाखंड। आकृति 2.6 DEOCB से होकर जाने वाले बिंदुओं से निर्मित है। पृष्ठ 17। 6. आकृति 2.7 में OA एक किरण है। ये O से शुरू होती है और बिंदु A से गुजरती है। ये बिंदु B से भी गुजरती है। A. क्या हम इसे OB भी नाम दे सकते हैं? क्यों? B. क्या हम OA को AO लिख सकते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? आकृति 2.7 में O, B और A से होकर गुजरने वाले बिंदु इस चित्र को निर्मित कर रहे हैं। 2.5 कोण। प्रारंभिक बिंदु वाली 2 किरणों से एक उभयनिष्ठ कोण बनता है। आकृति 2.8 में किरण BD और किरण BE से एक कोण बना है, जिनमें उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु B है। B कोण का शीर्ष है और किरणें BD और BE कोण की भुजाएं हैं। हम इस कोण का नामकरण कैसे कर सकते हैं? साधारण रूप से केवल शीर्ष का प्रयोग करते हुए हम इस कोण को कोण B कह सकते हैं। अधिक स्पष्ट करने के लिए हम शीर्ष के साथ प्रत्येक भुजा पर स्थित एक बिंदु का प्रयोग कर कोण का नाम भी लिख सकते हैं। इस स्थिति में इस कोण को कोण DBE या कोण EBD कहा जा सकता है। शब्द कोण को कोण के चिन्ह से भी दर्शाया जा सकता है, जैसे
कोण DBE या कोण EBD। ध्यान रखिए कि कोण को लिखते समय शीर्ष वाले अक्षर को मध्य में लिखा जाए। एक कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष पर एक छोटी चाप का प्रयोग किया जाता है, जैसा आकृति 2.9 में दिया गया है। विद्या ने अभी अपनी पुस्तक खोली है। आइए पुस्तक के कवर को खोलते हुए भिन्न स्थितियों का अवलोकन करते हैं। यहाँ एक चित्र में 6 स्थितियां दी गई हैं जब विद्या अपनी पुस्तक खोल रही है, जिसमें अलग अलग तरह के कोण बन रहे हैं। पृष्ठ 18। क्या आप प्रत्येक स्थिति में बनते हुए कोण को देख पा रहे हैं? क्या आप कोण को उसकी भुजाओं और शीर्ष के साथ अंकित कर सकते हैं? क्या आप प्रत्येक स्थिति में बनते हुए कोण को देख पा रहे हैं? क्या आप कोण को उसकी भुजाओं और शीर्ष के साथ अंकित कर सकते हैं? कौन सा कोण बड़ा है, पहली स्थिति का कोण या दूसरी स्थिति का कोण? जिस प्रकार हम एक रेखा की लंबाई के आधार पर उसके आकार के विषय में चर्चा करते हैं, उसी प्रकार हम घुमाव की मात्रा के आधार पर एक कोण के आकार के विषय में भी चर्चा करते हैं। अतः स्थिति 2 का कोण अपेक्षाकृत बड़ा है, क्योंकि इस स्थिति में उसे कवर को अधिक घुमाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार स्थिति 3 में कोण स्थिति 2 से भी बड़ा है, क्योंकि वहां और भी अधिक घुमाव है, तथा स्थिति 4, 5 और 6 अधिक घुमाव के साथ क्रमिक रूप से बड़े कोण हैं। आकृति 2.9 में बताया गया है कि एक कोण का माप या आकार घूर्णन या मोड़ की वो मात्रा है जो पहली किरण को दूसरी किरण तक ले जाने के लिए शीर्ष के परित आवश्यक है। यहां एक कोण दिया गया है जिसमें शीर्ष से किरण की प्रारंभिक स्थिति, किरण की अंतिम स्थिति तथा घुमाव की मात्रा कोण का आकार दिया गया है। आइए दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण लेते हैं जहां घूर्णन या घुमाव से कोण बनते हैं। एक प्रकार यानी कंपस या डिवाइडर की भुजाओं को घुमाने पर एक कोण बनता है। शीर्ष वो बिंदु है जहां दोनों भुजाएं मिलती या जुड़ती हैं। कोण की भुजाओं और शीर्ष को पहचानिए। एक कैंची में 2 ब्लेड होते हैं। जब हम उन्हें कुछ काटने के लिए खोलते या घुमाते हैं तो एक कोण बनता है। कोण की भुजाओं और शीर्ष को पहचानिए। पृष्ठ के दाहिनी ओर प्रकार यानी कंपस और कैंची का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 19। चश्मा, पर्स और अन्य साधारण वस्तुओं पर गौर कीजिए। उनकी भुजाओं और शीर्ष को अंकित करते हुए कोण को पहचानिए। यहाँ चित्र में चश्मा, पर्स, स्टेपलर, पेंसिल बॉक्स, कागज का एक बक्सा आदि दिए गए हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि कैसे एक भुजा को दूसरी भुजा के संदर्भ में घुमाने पर कोण बन रहे हैं? अध्यापक टिप्पणी। अध्यापक को कुछ ऐसे कार्यकलाप कराने चाहिए जिससे विद्यार्थी कोण के आकार को घुमाव के माप से पहचान सकें। आइए पता लगाएं। 1. क्या आप यहां दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं? किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। यहां 4 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक साइकिल है, दूसरे चित्र में एक चतुर्भुज आकार है जिसमें कुछ त्रिभुज बने हैं, कुछ रेखाएं भी दी गई हैं। तीसरे चित्र में एक सीढ़ी दी गई है और चौथा चित्र नदी पर बने एक पुल का है। इन चित्रों में और इन आकृतियों में कोण ढूंढकर किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। पृष्ठ 20। 2. भुजा ST और SR को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। 3. व्याख्या कीजिए कि कोण APC को कोण P क्यों लिखा जा सकता है। यहाँ एक चित्र में कोण APC दिया गया है
जिसके बीच में कोण BPC भी बन रहा है। 4. यहां दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। कोण PTR और कोण QTR आकृति में दिए गए हैं। 5. अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित न हों। उन्हें A, B और C से चिन्हित कीजिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हों। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम भी बताइए। A, B और C का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं, उन सभी के नाम लिखिए और आकृति 2.9 के अनुसार उनमें से प्रत्येक को एक चाप के साथ चिन्हित कीजिए। पृष्ठ 21। 6. अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर न हों। उन्हें A, B, C और D से चिन्हित कीजिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हों। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम भी बताइए। आप A, B, C और D से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं, उन्हें लिखिए और उनमें से प्रत्येक को आकृति 2.9 के अनुसार चाप द्वारा अंकित कीजिए। 2.6 कोणों की तुलना। यहाँ कुछ चित्रों में जानवर दिए गए हैं जिनका मुंह खुला है। क्या आप इनमें कोई कोण का पता लगा सकते हैं? यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक की भुजाओं और शीर्ष को अंकित कीजिए। कुछ मुंह अन्य से अधिक खुले हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जितना अधिक जबड़ों का घुमाव होगा, कोण उतना ही बड़ा होगा। क्या इन चित्रों में दिए गए कोणों को आप छोटे से बड़े के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं? यहाँ 4 चित्रों में एक सांप, एक मछली, एक पक्षी और एक मगरमच्छ के मुंह खुले हैं। यहाँ दिए गए चित्रों में एक सांप, एक मछली, एक चिड़िया का बच्चा और एक घड़ियाल हैं। इन सभी के मुंह अलग अलग कोणों पर खुले हैं। क्या 2 कोणों की तुलना हमेशा सरल होती है? यहाँ कुछ कोण दिए गए हैं। प्रत्येक कोण को चिन्हित कीजिए। आप इनकी तुलना कैसे करेंगे? कुछ और कोण बनाइए, उन्हें चिन्हित कीजिए और उनकी तुलना कीजिए। यहाँ चित्र में 4 अलग अलग प्रकार के कोण दिए गए हैं। पृष्ठ 22। अध्यारोपण यानी सुपर इम्पोजिशन द्वारा कोणों की तुलना। अध्यारोपण द्वारा किन्हीं 2 कोणों की तुलना एक कोण को दूसरे पर रख कर की जा सकती है। अध्यारोपण करते हुए कोणों के शीर्ष एक दूसरे पर होने चाहिए। अध्यारोपण के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा कोण छोटा है और कौन सा कोण बड़ा है। यहाँ 2 अलग अलग कोण दिए गए हैं, कोण ABC और कोण PQR। तीसरे चित्र में इन दोनों कोणों को अध्यारोपित किया गया है। आकृति में 2 कोणों को अध्यारोपित किया गया है, अतः आकृति से यह स्पष्ट है कि कोण PQR कोण ABC से बड़ा है। समान कोण। आकृति में दिए गए कोण AOB और कोण XOY में से कौन सा बड़ा है? यहाँ 3 आकृतियां हैं, कोण AOB, कोण XOY और तीसरी आकृति में दोनों कोण अध्यारोपित हैं। दोनों कोणों के शीर्ष एक समान हैं और दोनों कोणों की भुजाएं एक दूसरे को पूरी तरह से अध्यारोपित कर रही हैं, जैसे OA, OX और OB, OY। अतः ये दोनों कोण आकार में एक समान हैं। इन दोनों कोणों के माप एक समान हैं क्योंकि ये दोनों कोण समान घूर्णन या घुमाव के कारण बने हैं, अर्थात किरण OB का किरण OA तक और किरण OY का किरण OX तक का घुमाव एक समान है। अध्यारोपण की दृष्टि से जब 2 कोणों के उभयनिष्ठ शीर्ष
और दोनों कोणों की दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हैं तो दोनों कोणों के माप समान होते हैं। पृष्ठ 23। हम अध्यारोपण द्वारा और कहां तुलना करते हैं? आइए पता लगाएं। एक आयताकार कागज को मोड़िए। अब घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचिए। घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच बने कोणों को नाम दीजिए और उन कोणों की तुलना कीजिए। आयताकार कागज को घुमाकर विभिन्न कोण बनाइए एवं उनकी तुलना कीजिए। ये भी बताइए कि इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा कोण सबसे छोटा है। चित्र में यह आयताकार कागज मोड़ कर दिया गया है। 2. प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है और क्यों। ए. कोण AOB या कोण XOY। बी. कोण AOB या कोण XOB। सी. कोण XOB या कोण XOC। यहां ये सभी कोण अध्यारोपित हैं। 3. कौन सा कोण बड़ा है, कोण XOY या कोण AOB? कारण बताइए। चित्र में ये कोण एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं। बिना अध्यारोपण के कोणों की तुलना। दो सारस बहस कर रहे हैं कि वे अपनी चोंच अधिक खोल सकते हैं, अर्थात कौन अधिक बड़ा कोण बनाएगा। आकृति 2.10 में ये दो सारस दिए गए हैं जिनकी चोंच खुली हुई हैं। आइए पहले इनके कोण बनाते हैं। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है? जैसा हमने पहले देखा कि हम उनका अक्स यानी ट्रेस लेकर अध्यारोपित करके पता कर सकते हैं कि कौन सा कोण अधिक बड़ा है। पर क्या हम बिना अध्यारोपण के भी ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोण अधिक बड़ा है? पृष्ठ 24। माना कि हमारे पास एक पारदर्शी वृत्ताकार कागज है जिसे हम घुमा सकते हैं और आकृतियों के ऊपर भी रख सकते हैं। क्या हम इसे तुलना के लिए प्रयोग कर सकते हैं? पारदर्शी वृत्तीय कागज को पहले सारस द्वारा बनाए गए कोण पर रखिए। वृत्त को इस प्रकार रखिए कि वृत्त का केंद्र कोण के शीर्ष पर हो। इसके साथ ही वृत्त के किनारे पर बिंदु A और B अंकित कीजिए जहां से कोण की भुजाएं गुजर रही हैं। नीचे दिए गए दो चित्रों में ये प्रक्रिया दी गई है। क्या हम इसका प्रयोग ये जानने के लिए कर सकते हैं कि ये कोण दूसरे सारस द्वारा बनाए गए कोण से बड़ा है या समान है या छोटा है? आइए इस पारदर्शी वृत्तीय कागज को दूसरे कोण पर इस प्रकार रखें कि वृत्त का केंद्र कोण के शीर्ष पर हो और एक भुजा OA से गुजरती हो। यहां नीचे दिए गए चित्र में यह प्रस्तुत किया गया है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है? पृष्ठ 25। क्या अब आप बता सकते हैं कि किस सारस का कोण बड़ा है? यदि आप एक पारदर्शी कागज से एक वृत्त काट सकते हैं तो इस विधि का प्रयोग करके आकृति 2.10 में दिए गए कोणों की तुलना कीजिए। अध्यापक टिप्पणी। अध्यापक को कोण की अवधारणा के विषय में विद्यार्थियों की समझ की जांच करनी चाहिए। संभवतः विद्यार्थी सोचते हैं कि भुजाओं की लंबाई बढ़ाने पर कोण की माप बढ़ जाती है। इसके लिए विद्यार्थियों के समक्ष कुछ परिस्थितियां रखी जानी चाहिए जिससे उनकी समझ को जांचा जा सके। 2.7 घूर्णन भुजाएं बनाना। आइए कागज के दो पाइप यानी स्ट्रॉ और एक क्लिप का उपयोग करते हुए यहां दिए गए चरणों से घूर्णन भुजाएं बनाएं। 1. कागज के दो पाइप और एक क्लिप लीजिए। 2. पाइपों को क्लिप की भुजाओं में डालिए। 3. आपकी घूर्णन भुजा तैयार है। ये पूरी प्रक्रिया पृष्ठ के दाहिनी ओर चित्रों के माध्यम से भी बताई गई है। क्लिप की भुजाओं के बीच विभिन्न कोणों की कई घूर्णन भुजाएं बनाइए। अध्यारोपण के पश्चात
बने हुए कोणों को छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक चाप यानी झिरी से गुजरते हुए कुछ घूर्णन भुजाएं इकट्ठी कीजिए जिनके कोण भिन्न हों। कार्यकलाप के दौरान घूर्णन भुजा की किसी भी भुजा को न घुमाएं। पृष्ठ 26। यहां दी गई घूर्णन भुजाओं में से किसी एक को गत्ते पर ट्रेस करिए। एक चित्र में कई घूर्णन भुजाएं दी गई हैं जिन्हें एक बालक बड़ी उत्सुकता से देख रहा है। अब सभी घूर्णन भुजाओं में परस्पर अदला बदली कर दीजिए। क्या आप पहचान सकते हैं कि गत्ते पर बनी चाप से कौन सी घूर्णन भुजा गुजर सकती है? बारी बारी से प्रत्येक घूर्णन भुजा को झिरी पर रखने पर सही घूर्णन भुजा को पहचाना जा सकता है। आइए इस प्रक्रिया को कुछ और घूर्णन भुजाओं के साथ करें। यहाँ 3 अलग अलग चित्रों के माध्यम से ये प्रक्रिया समझाई गई है। पहले चित्र में झिरी कोण यानी स्लिट एंगल भुजा कोण से बड़ा है, भुजाएं झिरी से नहीं गुजर सकती। दूसरे चित्र में झिरी कोण भुजा कोण से छोटा है, भुजाएं झिरी से नहीं गुजर सकती। तीसरे चित्र में झिरी कोण भुजा कोण के समान है, भुजाएं झिरी से गुजर रही हैं। घूर्णन भुजा का केवल वह युग्म झिरी से गुजरता है जो झिरी कोण के समान है। ध्यान दीजिए कि झिरी से गुजरने की संभावना केवल घूर्णन भुजाओं के बीच बने कोण पर निर्भर करती है, उनकी लंबाइयों पर नहीं, जब तक वह झिरी की लंबाई से छोटी हो। पृष्ठ 27। यहां दिए गए चित्र के माध्यम से एक बालक और बालिका हमें ये समझा रहे हैं कि कोण को घटाने की चुनौती कोण को काटकर पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कोण अभी भी पहले जैसा ही होगा। 2.8 विशेष प्रकार के कोण। आइए विद्या की पुस्तक को पुनः देखते हैं। विभिन्न स्थितियों में उसे पुस्तक का कवर खोलते हुए गौर कीजिए। जब उसे हाथ में पकड़कर पुस्तक में लिखना होता है तो वह पूरा आवरण पलट देती है। दाहिनी ओर दिए चित्र में विद्या अपनी पुस्तक को विभिन्न स्थितियों में पलट रही है, विभिन्न स्थितियों से होते हुए पलटकर खोल रही है। यदि उसे पुस्तक को मेज पर रखकर खोलना होता है तो वह आधा घुमाव देती है, जो कि एक सरल रेखा पर स्थित है। इस स्थिति में भुजाओं के बीच बने कोण का अवलोकन कीजिए। ऐसे कोण को सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल कहते हैं। आकृति 2.11 में यह बताया गया है। कोण AOB एक सरल कोण है। एक सरल कोण AOB लीजिए। अवलोकन कीजिए कि कोई भी किरण OC उस कोण को दो कोणों कोण AOC और कोण COB में विभाजित करती है। पृष्ठ 28। ये प्रक्रिया यहां ऊपर दिए 2 चित्रों द्वारा बताई गई है। जब दोनों कोण समान आकार के हों तो क्या किरण OC को इस तरह बनाना संभव है? आइए खोजें। हम इस समस्या को कागज के एक टुकड़े का प्रयोग कर हल करने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए, जब कागज पर एक क्रीज बनाई जाती है तो उससे एक सीधे मोड़ का निशान यानी क्रीज बनता है। एक आयताकार कागज लीजिए, उसकी एक भुजा पर सरल कोण AOB अंकित कीजिए। कागज को इस प्रकार मोड़िए कि वह घुमाव बिंदु O से गुजरता हो और कोण AOB को 2 समान कोणों में विभाजित करता हो। ये किस प्रकार कर सकते हैं? ये पूरी प्रक्रिया यहां दिए गए चित्र द्वारा वर्णित की गई है। कागज को इस प्रकार मोड़िए कि OB OA को पूरी तरह आच्छादित करे। बने हुए निशान और दोनों कोणों का अवलोकन कीजिए। पृष्ठ 29।
क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसमें अध्यारोपण करके ये पता लगाया जा सके कि दोनों कोण समान क्यों हैं? क्या अध्यारोपण घुमाव की विधि द्वारा भी कर सकते हैं? इस प्रकार बने दोनों समान कोणों को समकोण यानी राइट एंगल कहते हैं। अतः एक सरल कोण में दो समकोण होते हैं। यह नीचे तीन त्रिभुज आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और इस चित्र में एक त्रिभुज दूसरे से कहता है, आपको 90 डिग्री कोण से बहस क्यों नहीं करनी चाहिए? दूसरा त्रिभुज जवाब देता है, क्योंकि वे हमेशा सही होते हैं। यदि एक सरल कोण एक पूर्ण घुमाव के आधे से बनता है, तो एक समकोण पूर्ण घुमाव का कितना होगा? ध्यान दीजिए कि एक समकोण एल की आकृति के समान होता है। यह भी आवश्यक नहीं कि वो सभी कोण जो एल के समान आकृति के हैं समकोण हों। एक कोण समकोण तब होता है जब वह एक सरल कोण का पूर्णतया आधा होता है। दो रेखाएं जब समकोण पर मिलती हैं, तब वह लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। आइए पता लगाएं। 1. आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? पृष्ठ 30। 2. बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक सरल कोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? यहां नीचे दो अलग अलग ग्रिड दिए गए हैं जिनमें बिंदु ए को दूसरे बिंदुओं से जोड़ना है। 3. अब बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक समकोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? एक बार फिर यहां एक ग्रिड में कई बिंदु दिए गए हैं और बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से सरल रेखा में जोड़ना है। संकेत: रेखा को आगे बढ़ाएं जैसा कि यहां दिए गए चित्र में बताया गया है। ए पर समकोण प्राप्त करने के लिए हमें इससे गुजरने वाली एक रेखा खींचनी होगी जो सरल कोण CAB को दो बराबर भागों में विभाजित करती हो। नीचे दिए गए चित्र में यह स्पष्ट है। पृष्ठ 31। 4. कागज को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। अब एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे निशान पर लंब हो। ए. अब आपके पास कितने समकोण हैं? तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतया समकोण क्यों हैं। बी. वर्णन कीजिए कि आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वो आपकी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। कोणों का वर्गीकरण। जैसा कि यहां चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है कि कोणों को 3 समूहों में वर्गित किया गया है। कोणों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। सभी समकोण दूसरे समूह में हैं। अन्य दोनों समूहों में क्या समान विशेषता है? चित्र में 3 अलग अलग समूह दिए गए हैं। पहले समूह में सभी कोण समकोण से कम हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक कोण पूर्ण घुमाव के चतुर्थांश से कम है। इस तरह के कोणों को न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। तीसरे समूह में सभी कोण समकोण से अधिक हैं किंतु सरल कोण से कम हैं। घुमाव एक पूर्ण घुमाव के चतुर्थांश से अधिक है और आधे घुमाव से कम है। इस तरह के कोणों को अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। आइए पता लगाएं। 1. पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए। 2. कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दशाओं में बनाइए।
पृष्ठ 32। 3. क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है? न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा? 4. ज्ञात कीजिए कि यहां दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण हैं। यहां 3 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। अगली आकृति क्या होगी और उसमें कितने न्यून कोण होंगे? क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न का पता लगा पा रहे हैं? 2.9 कोणों को मापना। हमने देखा कि 2 कोणों की तुलना कैसे की जाती है, पर क्या हम वास्तव में एक संख्या का प्रयोग करके बिना दूसरे कोण से तुलना किए ये परिमाणित कर सकते हैं कि कोण कितना बड़ा है? हमने देखा कि एक वृत्त के द्वारा हम विभिन्न कोणों की तुलना कैसे कर सकते हैं। शायद एक वृत्त को कोणों के माप निर्धारित करने के लिए नियत किया जा सकता है। कोणों के यथावत माप नियत करने के लिए गणितज्ञों को एक विचार आया। उन्होंने वृत्त के केंद्र पर बने कोण को 360 बराबर कोणों या भागों में विभाजित किया। इन सभी बराबर इकाई भागों का माप 1 अंश है, जिसे 1 डिग्री लिखा जाता है। आकृति 2.12 में 0 से 360 डिग्री तक बराबर कोण बताए गए हैं। पृष्ठ 33। इस इकाई भाग का प्रयोग किसी भी कोण को मापने के लिए किया जाता है। किसी कोण का माप इसमें निहित 1 डिग्री इकाई भागों की संख्या होती है। उदाहरण के लिए यहां दिए गए चित्र पर गौर कीजिए। इसमें 1 डिग्री कोण की 30 इकाइयां हैं और इसलिए हम कहते हैं कि इसका माप 30 डिग्री है। विभिन्न कोणों के माप। एक पूर्ण घुमाव का डिग्री में कितना माप होगा? जैसा कि ऊपर हमने 360 डिग्री माना, तो इसका माप 360 डिग्री है। एक सरल कोण का डिग्री माप क्या होगा? एक सरल कोण पूर्ण घुमाव का आधा होता है। क्योंकि पूर्ण घुमाव 360 डिग्री है तथा पूर्ण घुमाव का आधा 180 डिग्री होता है। एक समकोण का डिग्री माप क्या होगा? 2 समकोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। चूंकि एक सरल कोण का माप 180 डिग्री होता है, तो एक समकोण का माप 90 डिग्री होगा। यहां 4 चित्रों के माध्यम से ये समझाया गया है। चुटकी भर इतिहास। एक पूर्ण घुमाव को 360 डिग्री में बांटा गया है। अब विचारणीय बात यह है कि 360 ही क्यों? हमने 360 डिग्री ही क्यों प्रयोग किया? इसका कारण हम पूरी तरह नहीं जानते। वृत्त को 360 भागों में बांटने का इतिहास पुराने समय की ओर ले जाता है। ऋग्वेद, जो हजारों वर्ष पुरानी मानवता की पुस्तक है, वो एक पहिए के बारे में बताती है जिसमें 360 तीलियां हैं। छंद 1.164.48। पृष्ठ 34। कई प्राचीन कैलेंडर जो लगभग 3000 वर्ष पुराने हैं का प्रयोग भारत, पर्शिया, बेबीलोन और मिस्र में होता था। इन कैलेंडरों में एक वर्ष में 360 दिन होते थे। इसके अतिरिक्त बेबीलोन के गणितज्ञ षष्ठांश संख्या यानी सेक्साडेसिमल नंबर्स के प्रयोग के कारण 60 और 360 के विभाजन का अक्सर प्रयोग करते थे। वे 60 को आधार मानकर गिनती करते थे। गणितज्ञ द्वारा वर्षों से 360 का प्रयोग करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वास्तविक उत्तर ये हो सकता है कि 360 वो सबसे छोटी संख्या है जो 7 को छोड़कर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। अतः कोई वृत्त को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 या 10 भागों में बराबर बांट सकता है
और बांटने के बाद भी प्रत्येक भाग में पूर्ण संख्या प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए, 360 संख्या 12 से भी विभाजित होती है, जो एक वर्ष के महीने हैं, और 24 से भी विभाजित होती है, जो एक दिन में घंटों की संख्या है। ये सभी तथ्य संख्या 360 को अत्यधिक उपयोगी बनाते हैं। यहाँ दिए गए चित्र में वृत्त को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 12 भागों में बांटा गया है। परिणामतः प्राप्त कोणों के डिग्री माप क्या होंगे? निर्देशित कोणों के समीप उनके डिग्री माप लिखिए। चित्र में 10 अलग वृत्त दिए गए हैं। विभिन्न कोणों के डिग्री माप। हम अन्य कोणों को डिग्री में कैसे माप सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक उपकरण है जिसे चांदा यानी प्रोट्रैक्टर या कोण मापक कहते हैं। चांदा एक वृत्त भी हो सकता है जिसे आकृति 2.12 पृष्ठ 32 के अनुसार 360 समान भागों में बांटा गया हो। ये एक अर्धवृत्त भी हो सकता है जिसे 180 समान भागों में बांटा गया हो। पृष्ठ 35 बिना अंकन का कोण मापक। यहां एक कोण मापक चांदा दिया गया है। क्या आप इसके केंद्र में सरल कोण पर ध्यान दीजिए जिसे एक अंश यानी डिग्री के 180 भागों में बांटा गया है। यद्यपि सरल कोण को बांटने वाली रेखाओं के कुछ भाग दृश्यमान हैं। चित्र में एक कोण मापक चांदा दिया गया है। आधार रेखा के सबसे दाएं भाग से चिन्हांकित करते हुए प्रत्येक 10 डिग्री पर एक लंबा चिन्ह है। इस प्रकार के प्रत्येक लंबे चिन्ह से 5 डिग्री के बाद एक मध्यम आकार का चिन्ह है। आइए पता लगाएं। 1. यहां दिए गए कोणों के माप लिखिए। ए. कोण KAL। ध्यान दीजिए कि इस कोण का शीर्ष बिंदु कोण मापक के केंद्र बिंदु पर संपाती है। अतः KA एवं AL के बीच 1 डिग्री कोणों की इकाइयों की संख्या से कोण KAL की माप पता चलती है। गिनने पर हम पाते हैं कोण KAL बराबर 30 डिग्री। पृष्ठ के बाएं हिस्से में कोण मापक पर ये सभी कोण दिए गए हैं। क्या मध्यम आकार के चिन्हों एवं बड़े आकार के चिन्हों का उपयोग करते हुए 5 या 10 में इकाइयों की संख्या गिनना संभव है? B. कोण WAL। C. कोण TAK। पृष्ठ 36 चिन्हित कोण मापक। यहां दिया गया चित्र एक कोण मापक यानी चांदा है जिसे आप अपने ज्यामिति बॉक्स में देख सकते हो। ये पृष्ठ 35 पर दिए गए कोण मापक के समान ही है, केवल इस पर संख्याएं लिखी हैं। क्या इन संख्याओं से कोणों को पढ़ना आसान हो जाएगा? कोण मापक पर संख्याओं के 2 सेट हैं, एक दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हुए एवं दूसरा बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हुए। इसमें संख्याओं के 2 सेट क्यों सम्मिलित हैं? चित्र में दिए गए विभिन्न कोणों के नाम एवं उनके माप लिखिए। यहां दिए गए चित्र में कोण मापक पर अलग अलग कोण दिए गए हैं। क्या आपने कोण TOQ जैसे कोण सम्मिलित किए? पृष्ठ 37 आपने आंतरिक या बाहरी अंकित संख्याओं में से किसका उपयोग किया? कोण TOS की माप क्या है? क्या आप कोण का पता लगाने के लिए चिन्हों की संख्या गिने बिना चिन्हित संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं? दिए गए चित्र पृष्ठ 36 में कोण की भुजाएं OT एवं OS बाहरी मापक यानी स्केल पर संख्याओं 20 एवं 55 से गुजरती हैं। इन 2 भुजाओं के बीच 1 डिग्री कोण की कितनी इकाइयां सम्मिलित हैं? क्या यहां घटाने का उपयोग किया जा सकता है? हम कैसे बिना घटाए कोणों की माप सीधे ज्ञात कर सकते हैं?
कोण मापक यानी चांदा का केंद्र बिंदु कोण के शीर्ष बिंदु पर रखिए। कोण मापक को इस तरह से रखिए कि कोण की एक भुजा 0 डिग्री कोण के चिन्ह से होकर गुजरे, जैसा यहां चित्र में बताया गया है। कोण AOB कितने अंश यानी डिग्री का कोण है? स्वयं का चांदा बनाएं। आपने ध्यान दिया होगा कि एक चांदे पर समान दूरी पर अलग अलग निशान कैसे बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि हम उनमें से कुछ किस प्रकार बना सकते हैं। एक कागज पर सुविधा अनुसार त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। वृत्त को काटिए। आकृति 2.13। एक वृत्त या एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का है। 360 डिग्री है। 2. एक वृत्त को इस प्रकार मोड़िए कि 2 समान आधे वृत्त प्राप्त हों। इसे मोड़ से इस प्रकार काटिए कि अर्धवृत्त बने। अर्धवृत्त के निचले दाएं कोने पर 0 डिग्री लिखें। पृष्ठ 38। आकृति 2.13 में स्वयं का चांदा बनाने की प्रक्रिया साफ तौर पर बताई गई है। आकृति 2.14 में 0 से 180 डिग्री तक का कोण बताया गया है। एक वृत्त के आधे का माप एक पूरे चक्कर का आधा होगा, अतः एक पूरे चक्कर के आधे का माप डैश का आधा बराबर 180 डिग्री। अतः अर्धवृत्त के निचले बाएं कोने पर 180 डिग्री लिखिए। 180 इकाइयां चित्र में और अच्छे से बताई गई हैं। दाहिने चित्र में 180 इकाइयां और अच्छे से बताई गई हैं। 3. आकृति 2.15 के अनुसार अर्धवृत्त को आधे से मोड़िए, जिससे एक वृत्त का चतुर्थांश प्राप्त हो। वृत्त के चतुर्थांश का माप पूरे चक्कर का 1/4 होता है। पूरे चक्कर का 1/4 माप बराबर 360 डिग्री का 1/4 बराबर डैश, या 1/4 घुमाव का माप बराबर आधे घुमाव का 1/4 बराबर 180 डिग्री का आधा बराबर डैश। अतः अर्धवृत्त के ऊपरी सिरे पर 90 डिग्री अंकित कीजिए। ये पूरी प्रक्रिया भी चित्रों द्वारा समझाई गई है। दाहिने हिस्से में कोण की 90 इकाइयां साफ तौर पर बताई गई हैं। पृष्ठ 39। 4. कागज को आकृति 2.16 और 2.17 के अनुसार पुनः मोड़िए। आकृति 2.16 में कागज को मोड़ने का तरीका बताया गया है, जबकि आकृति 2.17 में अलग अलग कोण बताए गए हैं, जैसे 180 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 0 डिग्री। जब कागज को मोड़ा जाता है तो ये एक वृत्त का 1/8 है, या एक चक्कर का 1/8 है, या 360 डिग्री का 1/8, या 180 डिग्री का 1/4, या 90 डिग्री का आधा बराबर डैश। इस नए निशान से हमें 45 डिग्री और 180 डिग्री घटा 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री के माप प्राप्त होते हैं। आकृति में अर्धवृत्त के सिरों पर 45 डिग्री और 135 डिग्री सही स्थान पर लिखिए। 5. इसी प्रकार अगले आधे घुमाव आकृति 2.18 के अनुसार से हमें डैश माप का कोण प्राप्त होता है। आकृति 2.18 में ये कोण दर्शाया गया है। 6. मुड़े हुए कागज को खोलकर निशानों पर OB, OC आदि अंकित करें, जैसा कि आकृति 2.19 और 2.20 में दर्शाया गया है। नीचे पृष्ठ पर आकृति 2.19 और आकृति 2.20 दी गई हैं और दोनों में अलग अलग कोण बताए गए हैं। पृष्ठ 40। सोचिए, आकृति 2.19 में कोण AOB बराबर कोण BOC
बराबर कोण COD बराबर कोण DOE बराबर कोण EOF बराबर कोण FOG बराबर कोण GOH बराबर कोण HOI बराबर डैश। क्यों? कोण समद्विभाजक। प्रत्येक चरण में हमने आधे में मोड़ किए हैं। एक दिए हुए कोण से आधे कोण को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कोण का समद्विभाजक करना कहते हैं। वो रेखा जो एक दिए कोण को समद्विभाजित करती है उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं। स्वयं के बनाए हुए चांदे में कोण समद्विभाजकों की पहचान कीजिए। कोण समद्विभाजक की अवधारणा का प्रयोग करते हुए कागज को मोड़कर विभिन्न कोणों को बनाने का प्रयास करें। आइए पता लगाएं। 1. चांदे का प्रयोग करते हुए यहां दिए गए कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यहां 3 चित्रों में 3 अलग अलग कोण दिए गए हैं। 2. चांदे का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अध्यापक टिप्पणी: ये आवश्यक है कि विद्यार्थी मानक चांद का प्रयोग करने से पहले स्वयं का बनाया हुआ चांदा विभिन्न कोणों के माप को निकालने के लिए प्रयोग करें, जिससे वो मानक चांद के चिन्हित निशानों के पीछे की अवधारणा को समझ सकें। पृष्ठ 41। 3. यहां दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि क्या यहां कागज के चांदे का प्रयोग कर सकते हैं। चित्र में 2 अलग अलग कोण दिए गए हैं। 4. यहां दिए गए कोण का अंश माप चांदे का प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है। 5. यहां दिए गए कोणों को मापिए और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। A और B 2 अलग अलग कोण पृष्ठ के निचले हिस्से में दिए गए हैं। पृष्ठ 42। 4 और कोण यहां C, D, E और F में दिए गए हैं। 6. कोण BXE, कोण CXE, कोण AXB और कोण BXC के अंश माप ज्ञात कीजिए। ये सभी कोण यहां चांदे पर बताए गए हैं। 7. कोण PQR, कोण PQS और कोण PQT के अंश माप ज्ञात कीजिए। चित्र में ये सभी कोण बताए गए हैं। पृष्ठ 43। 8. दिए गए निर्देशों के अनुसार पेपर क्राफ्ट बनाइए। अब कागज को पूरा खोलिए, मोड़े जाने पर प्राप्त निशानों पर रेखाएं खींचिए और इस प्रकार बने कोणों को मापिए। 8 चरणों में ये पूरी प्रक्रिया चित्रों के माध्यम से समझाई गई है। 9. आकृति 2.21 A में बने त्रिभुज के तीनों कोणों को मापिए और संबंधित कोण के नीचे उसका माप लिखिए। तीनों मापों को जोड़िए। क्या प्राप्त होता है? इस प्रक्रिया का आकृति 2.21 B और C के लिए भी प्रयोग कीजिए। अन्य त्रिभुजों पर भी इस प्रक्रिया का प्रयोग कीजिए। फिर सामान्य तौर पर क्या होता है इसका अनुमान लगाइए। हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आकृति 2.21 में A, B और C 3 अलग अलग चित्रों में 3 त्रिभुज दिए गए हैं। पृष्ठ 44। गलतियां देखिए, गलतियां सुधारिए। एक विद्यार्थी ने यहां दिए गए कोणों की माप एक चांदे का प्रयोग करके की। प्रत्येक चित्र में चांदे के गलत प्रयोग को पहचानिए और चर्चा कीजिए कि माप कैसे करना चाहिए और उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। यहां 6 अलग अलग कोण बनाए गए हैं जिनमें चांदे का प्रयोग किया गया है। कोणों के माप कोणों के साथ दिए गए हैं। चांदे के गलत प्रयोग को पहचान कर चर्चा कीजिए माप कैसे करना चाहिए और सुधार कैसे हो। पृष्ठ 45। आइए पता लगाएं। कोण कहां हैं? 1. घड़ी में कोण। A.
घड़ी की सुइयां अलग अलग समय पर भिन्न कोण बनाती हैं। 1 बजे सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होता है। क्यों? बी, 2 बजे कोण कितना होगा? और 4 बजे, 6 बजे? सी, घड़ी की सुइयों द्वारा बने अन्य कोणों को ढूंढिए। पृष्ठ के दाहिनी ओर 3 चित्रों में घड़ी पर 1, 2 और 4 बजे का समय दिखाया गया है। 2. एक दरवाजे का कोण। क्या ऐसा संभव है कि कोण का प्रयोग कर यह बताया जा सके कि दरवाजा कितना खुला है? कोण का शीर्ष और कोण की भुजाएं क्या होंगी? यहां एक चित्र में ऊपर से एक खुला हुआ दरवाजा दिखाया गया है, जिसके साथ बैठा एक छात्र ये समझने की कोशिश कर रहा है कि यहां कितने डिग्री का कोण बना है। 3. विद्या झूले पर अपना समय आनंद से बिता रही है। उसने ध्यान दिया कि जब उसने झूलना शुरू किया तो जितना बड़ा कोण है उतनी ही अधिक गति वो झूले पर अर्जित कर रही है। लेकिन यहां कोण है कहां? क्या आप यहां पर किसी कोण को देख सकते हैं? पृष्ठ के दाहिनी ओर विद्या अपने झूले पर सवार है और यहां एक कोण बन रहा है। उसे ढूंढिए। पृष्ठ 46। 4. यहां एक खिलौने के दोनों ओर तिरछे तख्ते यानी स्लांटिंग स्लैब लगे हैं। जितना अधिक कोण या तख्ते का झुकाव होगा उतनी ही तेजी से गेंद लुढ़कती है। क्या कोणों का प्रयोग तख्तों के झुकाव के वर्णन में किया जा सकता है? प्रत्येक कोण की भुजाएं क्या होंगी? कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी नहीं? यहां यह पूरी प्रक्रिया पृष्ठ के दाहिनी ओर के चित्र में दर्शाई गई है। 5. यहां दिए गए चित्रों का अवलोकन कीजिए, जिनमें एक कीट एवं उसकी घुमाई गई स्थितियां दी गई हैं। क्या घूर्णन या घुमाव की मात्रा बताने के लिए कोणों का उपयोग किया जा सकता है? यदि हां, तो कैसे? कोण का शीर्ष बिंदु एवं उसकी भुजाएं कौन सी होंगी? संकेत: कीट को छूकर जाती हुई क्षैतिज रेखा को देखिए। चित्र में कीट की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। अध्यापक टिप्पणी: यह आवश्यक है कि विद्यार्थी प्रत्येक गणितीय अवधारणा के अनुप्रयोग को दैनिक जीवन में देख सके। अध्यापक ऐसे कुछ कार्यकलाप करा सकते हैं जिसे विद्यार्थी कोणों के अनुप्रयोग को व्यावहारिक जीवन से जोड़ सकें। उदाहरण के लिए घड़ी, दरवाजे, झूले, उतार चढ़ाव की अवधारणा, सूर्य की स्थिति, दिशाएं इत्यादि। 2.10 कोणों को बनाना। विद्या चांदे का प्रयोग कर 30 डिग्री का एक कोण बनाना चाहती है और उसे कोण TIN नाम देना चाहती है। कोण TIN में I शीर्ष होगा और IT तथा IN कोण की भुजाएं होंगी। भुजा IN को आधार मान लेते हुए दूसरी भुजा IT को 30 डिग्री का मोड़ लेना चाहिए। पृष्ठ 47। चरण 1, हम आधार से शुरू करेंगे और किरण IN बनाएंगे। यहां चित्र में यह बताया गया है। चरण 2, चांदे के केंद्र को I पर रखते हुए IN को शून्य रेखा पर संरेखित यानी अलाइन कीजिए। चित्र के माध्यम से यह समझाया गया है। चरण 3, बिंदु 0 से शुरू करते हुए चांदे पर 0, 10, 20, 30 तक देखिए और 30 डिग्री पर T बिंदु अंकित कीजिए, जैसा कि चित्र के माध्यम से समझाया गया है। चरण 4, पैमाने यानी रूलर का प्रयोग करते हुए I को T से जोड़िए। कोण TIN बराबर 30 डिग्री इच्छित कोण है, जो यहां दिए गए चित्र से समझा जा सकता है। पृष्ठ 48। आकृति 2.22 में ये कोण पैमाने यानी रूलर की मदद से पूरा किया जा रहा है।
आइए खेलें खेल। 1। ये खेल एक कोण का अनुमान लगाने से संबंधित है। इस खेल को अपने सहपाठियों के साथ 2 टीम 1 और टीम 2 बनाकर खेलिए। खेल के निर्देश व नियम कुछ ऐसे हैं। टीम 1 बिना टीम 2 को दिखाए माप के कोण का चयन करती है। उदाहरणतः 49 डिग्री और चांदे की सहायता से उसे बनाती है। टीम 2 को वो कोण दिखाया जाता है। इसके पश्चात वे सभी चर्चा करके कोण के डिग्री माप का अनुमान लगाकर बताएंगे, चांदे का प्रयोग किए बिना। टीम 1 चांदे की सहायता से कोण के सही माप का प्रमाणीकरण करेंगे। टीम 2 अनुमानित और सही माप के निरपेक्ष अंतर का प्राप्तांक प्राप्त करेगी। उदाहरणतः यहां यदि टीम 2 का अनुमानित उत्तर 39 डिग्री है तो प्राप्तांक 10 बिंदु 49 डिग्री घटा 39 डिग्री होंगे। प्रत्येक टीम को 5 बारी मिलेंगी। सबसे कम प्राप्तांक वाली टीम ही जीतने वाली टीम होगी। आइए खेलें खेल। 2। अब हम खेल के नियमों में थोड़ा परिवर्तन करते हैं। इस खेल को अपने सहपाठियों के साथ पुनः 2 टीम 1 और टीम 2 बनाकर खेलिए। खेल के निर्देश व नियम कुछ ऐसे हैं। टीम 1 सभी के सामने एक कोण के माप की घोषणा करती है। उदाहरणतः 34 डिग्री माप का कोण। पृष्ठ 49। टीम 2 से एक खिलाड़ी चांदे का प्रयोग किए बिना इस कोण को बोर्ड पर बनाएगा। टीम 2 के अन्य सदस्य खिलाड़ी और बड़ा बनाओ या और छोटा बनाओ कहकर सहायता कर सकते हैं। टीम 1 से एक खिलाड़ी आकर बोर्ड पर बने इस कोण को सभी को दिखाते हुए चांदे की सहायता से मापेगा। टीम 2 के प्राप्तांक बनाए गए कोण और इच्छित कोण का निरपेक्ष अंतर होंगे। उदाहरण के लिए टीम 2 के खिलाड़ी ने 25 डिग्री का कोण बनाया तो टीम 2 के प्राप्तांक 9 होंगे, 34 डिग्री घटा 25 डिग्री। प्रत्येक टीम को 5 बारी मिलेंगी। पुनः सबसे कम प्राप्तांक वाली टीम ही जीतने वाली टीम होगी। अध्यापक टिप्पणी। इस प्रकार के खेल खेलना इसलिए भी आवश्यक है ताकि कोणों और उनके मापों का सहज ज्ञान हो सके। कोणों के सन्निकटन के अभ्यास को बनाने के लिए इस खेल को अलग अलग दिन में कम से कम 1 या 2 बार खेलिए। ध्यान दीजिए कि विद्यार्थियों के युग्म बनाकर भी इस खेल गतिविधि को क्रियान्वित कर सकते हैं। आइए पता लगाएं। 1. आकृति 2.23 में दर्शाए सभी संभव कोणों की सूची बनाइए। क्या आप उन सभी को ढूंढ पाए? अब सभी कोणों के माप का अनुमान लगाइए। इसके पश्चात चांदे की सहायता से कोणों का माप देखिए। अपनी सभी संख्याओं यानी डिग्री माप को एक सारणी में अंकित कीजिए। ध्यान दीजिए कि आपके अनुमानित उत्तर सही माप के कितने समीप हैं। आकृति 2.23 में ये सभी संभव कोण दिए गए हैं। पृष्ठ 50। 2. चांदे की सहायता से यहां दिए गए डिग्री माप के कोण बनाइए। ए 110 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 75 डिग्री, डी 112 डिग्री, ई 134 डिग्री। 3. एक कोण बनाइए जिसका डिग्री माप यहां दिए गए कोण के समान हो। चित्र में कोण IHJ दिया गया है। इस कोण को बनाने में प्रयुक्त सभी चरणों को भी लिखिए। 2.11 कोणों के प्रकार और उनके माप। हमने इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के कोणों के विषय में पढ़ा। हमने ध्यान दिया कि एक सरल कोण 180 डिग्री तथा समकोण 90 डिग्री का होता है। अन्य प्रकार के कोण न्यून और अधिक का डिग्री माप में हम किस प्रकार वर्णन करेंगे? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल वे कोण जो समकोण से छोटे हैं अर्थात 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक होते हैं
न्यून कोण कहलाते हैं। यहां नीचे दिए गए चित्र में 3 न्यून कोण के उदाहरण दिए गए हैं। पृष्ठ 51। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल, वे कोण जो समकोण से बड़े हैं और सरल कोण से छोटे हैं, अर्थात 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। अधिक कोण के 2 उदाहरण यहां चित्र में दिए गए हैं। क्या हमने कोणों के सभी संभावित मानों का मापन किया? यहां एक अन्य प्रकार का कोण दिया गया है, प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। वे कोण जो सरल कोण से बड़े हों और पूर्ण कोण से छोटे हों, अर्थात 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। प्रतिवर्ती कोण के 2 उदाहरण यहां चित्र में दिए गए हैं। आइए पता लगाएं। 1, यहां दिए गए प्रत्येक ग्रिड में बिंदु A को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा से इस प्रकार मिलान कीजिए कि हमें A एक न्यून कोण प्राप्त हो। चित्र में एक ग्रिड है जिसमें बिंदु A के अलावा बहुत से अन्य बिंदु हैं। पृष्ठ 52। B एक अधिक कोण प्राप्त हो। उसी ग्रिड पर यह कार्यवाही करनी है। C एक प्रतिवर्ती कोण प्राप्त हो। अब भी आपके सामने वही ग्रिड मौजूद है। कोणों को चाप द्वारा अंकित कीजिए जिससे इच्छित कोणों की पहचान हो सके। 1 आपके लिए किया गया है। 2, चांदे की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए। A कोण PTR, B कोण PTQ, C कोण PTW, D कोण WTP। यहां नीचे दिए चित्र में ये चारों कोण दिए गए हैं। पृष्ठ 53। आइए खोजें। यहां दिए गए चित्र में कोण TER बराबर 80 डिग्री है। कोण BET का माप क्या होगा? कोण SET का माप क्या होगा? दिए गए चित्र के अनुसार ये माप निकालिए। संकेत: अवलोकन कीजिए कि कोण REB एक सरल कोण है, अतः कोण REB बराबर 180 डिग्री, जिसमें से 80 डिग्री का कोण TER से ढका है। इसी प्रकार का तर्क कोण SET का माप निकालने में प्रयुक्त कर सकते हैं। आइए पता लगाएं। 1, यहां दिए गए अंश माप वाले कोणों को बनाएं। A 140 डिग्री, B 82 डिग्री, C 195 डिग्री, D 70 डिग्री, E 35 डिग्री। 2, प्रत्येक कोण के माप का अनुमान लगाइए और फिर चांदे से मापिए। यहां A से लेकर F तक 6 अलग अलग कोण दिए गए हैं जिनके माप का अनुमान लगाकर चांदे से मापना है। इन कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और प्रतिवर्ती कोणों में वर्गीकृत कीजिए। 3, एक आकृति बनाइए जिसमें 3 न्यून कोण, 1 समकोण और 2 अधिक कोण हों। 4, अक्षर M को इस प्रकार बनाइए कि दोनों ओर के कोण 40 डिग्री के हों और मध्य में कोण 60 डिग्री का हो। 5, अक्षर Y को इस प्रकार बनाइए कि 150 डिग्री, 60 डिग्री और 150 डिग्री के 3 कोण बने। पृष्ठ 54। 6, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। 2 संलग्न तीलियों के बीच कितने अंश माप का कोण होगा? 2 तीलियों के बीच सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा? पृष्ठ में ऊपर दाहिनी ओर अशोक चक्र का चित्र दिया गया है। 7, पहेली। मैं एक न्यून कोण हूं। यदि आप मेरे माप को 2 गुना करते हो तो आपको न्यून कोण ही प्राप्त होता है। यदि आप मेरे माप को
3 गुना करते हो तो पुनः न्यून कोण प्राप्त होगा। यदि आप मेरे माप को 4 गुना करते हो तो भी पुनः न्यून कोण ही प्राप्त होगा, पर यदि आप मेरे माप को 5 से गुना करते हो तो एक अधिक कोण प्राप्त होगा। मेरे कोणों के संभावित माप क्या होंगे? सारांश। एक बिंदु एक स्थिति निर्धारण करती है। उसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है। 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे छोटी दूरी एक रेखाखंड को दर्शाती है। बिंदु S और T का मिलान करने वाले रेखाखंड को रेखाखंड ST के चिन्ह से दर्शाते हैं। एक रेखाखंड ST को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत करने पर एक रेखा प्राप्त होती है। इसे रेखा ST के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है और कभी-कभी अंग्रेजी के छोटे अक्षर जैसे M से भी व्यक्त किया जाता है। किरण रेखा का एक भाग है जो रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु माना D से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। इसे किरण DP के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, जहां P किरण पर स्थित अन्य बिंदु है। एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु से जब 2 किरणें निकलती प्रतीत होती हैं तो एक कोण बनता है। 2 किरणों किरण OP और किरण OM से कोण POM बनता है। इसे कोण MOP भी कह सकते हैं। यहाँ O कोण का शीर्ष है और किरणें OP और OM कोण की भुजाएं हैं। घुमाव की मात्रा या कोण की एक भुजा को शीर्ष से परित दूसरी भुजा तक लाने के लिए जितना घुमाव आवश्यक होता है वही कोण का आकार यानी साइज होता है। कोणों के आकार को अंशों यानी डिग्री में मापा जाता है। एक पूर्ण घुमाव या मोड़ 360 डिग्री माना जाता है, जिसे 360 डिग्री के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। किसी कोण के डिग्री माप को चांदे की सहायता से माप सकते हैं। कोण सरल कोण 180 डिग्री, समकोण 90 डिग्री, न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, और प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो सकते हैं। अध्याय 2 यहां समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। वाचन स्वर गौरव मारवाहा, ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग अमरजीत सरकार, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।